अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके 10th क्लास के बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पर अच्छी तरह फोकस करें तो सक्सेस गारंटीड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। प्लांट्स में स्टोमेटा का गैशियस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसको जहन में रख लीजिएगा और स्टोमेटा की प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा लंग्स का ह्यूमंस में और बाकी एनिमल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस कैरी आउट करने में। और जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें ह्यूमंस के लंग्स को डिस्कस किया गया है। तो लंग्स का स्ट्रक्चर और लंग्स का फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की डेफिनेशंस वगैरह भी देखनी है और उनका डिफरेंस वगैरह भी पता जहन में रखना है, क्योंकि इंस्पायरेशन इज़ बेसिकली इनहेलेशन ऑफ एयर वाइल एक्सपायरेशन इज़ द एक्सलेशन ऑफ एयर। उसके अलावा जो डिफरेंट रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शंस होते हैं या डिजीज़ होती हैं उनको भी जहन में रखना है, उनकी डेफिनेशंस और सिम्टम्स वगैरह, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है जो कि इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की, फिर एस्थमा है, लंग कैंसर है, इसके अलावा एम्फिसिमा है जिसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद करनी है और इनकी डायग्राम्स भी प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा होम्योस्टेसिस आ जाता है। होम्योस्टेसिस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं प्लांट्स जो सिक्रीट करते हैं उनको आपने नोट डाउन कर लेना है और प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ह्यूमंस की होम्योस्टेसिस में नेफ्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जिसमें ग्लोमेरुलस होता है वुमेन्स कैप्सूल में, और फिर हमारे पास लूप ऑफ हैंडले होती है और उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और हर स्ट्रक्चर का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। उसको भी प्रिपेयर करना है कि कहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, कहाँ पर पीएच मेंटेन हो रही होती है और कहाँ पर ग्लोमेरुलस का क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में किडनी स्टोन्स है। पास्ट पेपर में इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि लिथोट्रिप्सी वगैरह हो गया, उसको भी प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स से पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन्स की किस तरह की टाइप होती हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका एक्सॉन जो होता है वो लॉन्ग होता है, जबकि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनके डेंड्राइट्स काफ़ी ज़्यादा फैले होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं। जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का काम कनेक्शन का होता है, बेसिकली मोस्टली ये स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। फिर हमारे पास एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन के ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपने याद रखना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और फिर इनके मुख्तलिफ इसके आगे जो मज़ीद कंपोनेंट्स होते हैं, सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, या फिर हाइंड ब्रेन में हमारे पास जो पोन्स, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम आ जाते हैं, या फिर सेरिबलम। तो उन सब के फंक्शंस वगैरह भी याद करने हैं और इस डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इतनी मुश्किल नहीं है, 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। फिर ह्यूमन स्केलेटन है। ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब केज और हाइड बोन होती है जो कि यू शेप बोन होती है नेक में। तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है कि एक्सियल स्केलेटन के कौन से कंपोनेंट्स हैं, और इसमें स्कल पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कल की ब्रेन्स के बारे में बताएं। तो ये इसकी 22 बोन्स होती हैं, सॉरी स्कल की बोन्स के बारे में बताएं तो स्कल की 22 बोन्स होती हैं और इनकी आगे से फर्दर डिवीजन और नेमिंग भी है, वो आप बुक से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेंटिकुलर स्केलेटन है, जिसकी आगे से फर्दर क्लासिफिकेशन इस तरह से की गई है कि एक शोल्डर गर्डल होता है, एक पेल्विक गर्डल होता है, अपर लिम्स होते हैं और लोअर लिम्स होते हैं। तो इनमें भी डिफरेंट बोन्स हैं, उनके नेम्स याद करने हैं क्योंकि वो एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बोन्स के नेम ये याद करना इतना मुश्किल नहीं है, आप 2-3 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा।
फिर एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पास्ट पेपर्स में, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें शूट्स से, रूट्स से या स्टेम्स वगैरह से न्यू प्लांट्स इमर्ज होते हैं, या फिर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, जिसमें मोस्ट फेमस एग्जांपल जो है वो ग्राफ्टिंग की है, जिसमें एक पार्ट को प्लांट के कट किया जाता है और दूसरे प्लांट पे ग्राफ्ट कर दिया जाता है। फिर उसके अलावा पार्थिनोकार्पिक प्लांट्स हैं जो कि बगैर फर्टिलाइजेशन के ये डेवलप होते हैं और ये विदाउट सीड्स होते हैं। इस टॉपिक पे भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर पार्थिनोकार्पिक प्लांट्स। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो फ्लावर होता है उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है और उसके स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पिस्टल और स्टेमन। पिस्टल में बेसिकली ओवरी होती है और स्टेमन में एंथर होते हैं, पोलन ग्रेन्स होती हैं। सो पेस्टल का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टिग्मा, वहाँ पर एंथर्स जो है वो आकर पोलन ग्रेन्स आकर स्टिक करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होती है ओवरी में और फिर आगे फ्रूट डेवलप होता है। इसके अलावा सेल्युलर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट याद करने के हैं वो ये पूछा जा सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, तो वो चीज़ें भी आप जहन में रख लें और पढ़ लें। फिर एड्स पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट पेपर में कि एड्स क्या है या इसके सिम्टम्स ये क्या होते हैं। तो इट इज़ बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV वायरस से ये कॉज होता है, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। और फिर ये इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने बता देनी है कि थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ट्रांसफ़र होता है। और इसके अलावा इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एंटीवायरल थेरेपी से या कॉकटेल ट्रीटमेंट इसके लिए जो यूज़ होता है उससे इसका ट्रीटमेंट इफेक्टिवली इसको ट्रीट किया जा सकता है। और उसके सिम्टम्स भी याद कर लेने हैं कि टेम्परेचर हो जाता है, जॉइंट पेन, वेट लॉस, उसके अलावा रैशेज़ वगैरह, नोज़िया, तो सारे इसके सिम्टम्स भी याद रख लेने हैं। फिर वेरिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि वेरिएशन के सोर्सेज बताएं, उसके अलावा जिसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंटल सोर्सेज हो जाते हैं। फिर उसकी टाइप्स आप याद रख लें कि कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। फिर कुछ इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स भी आप जहन में रख लें कि इकोसिस्टम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, या फिर नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। और नाइट्रोजन साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो भी याद रख लेने हैं कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी है। और कौन से बैक्टीरिया इन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो भी याद रखने हैं। फिर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में से ये 4 चीज़ें बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफ़ाइन कर दें, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, फर्मेंटेशन के बारे में बताएं और उनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा जाता है और उसकी एग्जांपल्स वगैरह भी आप कुछ प्रिपेयर कर लेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की क्या एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसमें रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी ये डायग्राम जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है और अगर ये डायग्राम ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसमें क्या होता है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं और हम उस फिर रिकम्बिनेंट DNA को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इससे बनकर हमारे पास आती है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन है, जो कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है। आज के लिए इतना ही। ये सब टॉपिक्स अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपका 10th क्लास का बायोलॉजी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो आप कमेंट करके बता दें। उसके अलावा अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।